हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एच.आर. पटेल और आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9वीं का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन, जिसमें आज हम हाइड्रोकार्बन के बेसिक संरचना के बारे में बात करेंगे। यह जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ये आपके 9th से लेकर जहां तक आप केमिस्ट्री विषय को पढ़ते हैं वहां तक आपका काम आते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप समझिए ताकि आपको आगे रसायन को पढ़ने में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन को। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन यहाँ पर क्या है, हाइड्रो से सब मतलब है कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनाते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसको हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ते हैं। अर्थात हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। देखिएगा क्या क्या होता है। हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक हैं उसको हम मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। एक आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं एल्केन के बारे में। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n+2। यहाँ पर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें हम एल्केन के बारे में पढ़ते हैं और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n+2। ठीक है। इस सामान्य सूत्र के आधार पर हम जितने भी प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं अर्थात एल्केन हैं उसको हम निकालते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में है आपका एक हम पढ़ते हैं एल्कीन के बारे में और एक है एल्काइन। एक आपका एल्कीन है और दूसरा क्या है, एल्काइन। एल्कीन में देखिएगा ये जो एल्कीन है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है। और यहाँ पर जो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n-2। इस सामान्य सूत्र की सहायता से आप जितने भी एल्कीन, एल्काइन या एल्केन हैं उन सबको आप निकाल सकते हैं। तो इन सभी का हम एक एक करके देखते हैं कि एल्केन के अंतर्गत और यौगिक हैं, एल्कीन के अंतर्गत कितने यौगिक हैं और एल्काइन के अंतर्गत कितने यौगिक हैं, सभी को हम एक एक करके देखते हैं। एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए, ये जो एल्केन है ये इसमें सभी जो कार्बन कार्बन के बीच होता है एकल बंध पाया जाता है। याद रखिएगा, एकल बंध पाया जाता है अर्थात सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ जो एल्कीन है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एल्केन से और देखते हैं कि एल्केन के अंतर्गत और कौन कौन सी यौगिक आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्केन के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। एल्केन आपका एक क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एक बात बताया था कि एल्केन क्या है, एल्केन में सिंगल बंध
पाया जाता है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी एल्केन के यौगिक के बारे में देखेंगे। आगे हम एल्केन के सभी यौगिकों का एक एक करके नामकरण देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम n का मान 1 रख दें तो यहाँ पर इसकी जो संघनित संरचना बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए C का मान 1 है, यहाँ पर H का मान कितना हो जाएगा, 2 कम 2 धन 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अणुसूत्र भी क्या हो जाएगा, 4 होगा इसका अणुसूत्र। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एल्केन का मूल भाग को पहले फिर अनुलग्न में हम क्या लगाते हैं, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, N लगाते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या करते हैं, आइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, जो मूल भाग रहेगा उसका नाम मेथ हो जाएगा। और यहाँ पर अनुलग्न क्या लगाएंगे, आपको यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा, तो यहाँ पर एन लगाएंगे तो यहाँ पर एन हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, आगे हम देखते हैं यदि n का मान 2 है, यदि n का मान 2 है तो यहाँ पर संघनित संरचना, पहले अणुसूत्र देख लीजिए कैसे बनेगा। अणुसूत्र इसमें मान रखे निकल जाएगा। तो यहाँ पर C का मान 2, n का मान देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 6, तो यहाँ पर 6 हो गया। तो यहाँ पर इसका संघनित संरचना कैसे बनेगा उसको देखिए, CH3 और CH3। ये आपका इसका n अगर 2 है तो इसकी संघनित संरचना CH3 और यहाँ पर C2H6 से इसका अणु संरचना हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, मूल नाम इसका मूल भाग है, इसका नाम हो जाएगा एथ और अनुलग्न लगेगा n और इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। यदि n का मान हम 3 रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले अणुसूत्र, तो यहाँ पर देखिए C 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 2 दिया 6 2 ने 8, तो यहाँ पर H का मान 8 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ पर प्रोप N, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसी तरीके से आगे देखिए n का मान यदि हम 4 रख देते हैं तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, C4H। अब देखिए यहाँ पर इन सभी में गैपिंग देखिए, यदि कार्बन का मान 1 था तो ये 4, ये 2 है तो यहाँ पर 6, 3 है तो 8, 6 2 8, मतलब हाइड्रोजन 2 के क्रम में बढ़ते जा रहा है। जब कार्बन 1 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन 2 क्रम में बढ़ रहा है। तो आप इसको इस फार्मूला में ना रखकर ऐसे भी आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 तो कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट और यहाँ पर N, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, आगे देखिए N का मान यदि 5 है, यहाँ पर इसको देखिए N का मान 3 है, N का मान 3 है तो क्या होगा, CH3 CH2 CH3। यहाँ पर देखिए इनका मान 4 है तो CH3, उसके बाद CH2 2 बार अंदर आ जाएगा और CH3। देख लीजिए, गिन के देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 4 10 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 3 3 6 दूना 6 और 4 10 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। आगे यदि हम n का मान 5 रखते हैं तो इसका मान कितना आएगा, देखिए CH3, आप CH2 को फिर से बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर CH2 एक बढ़ जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा C5
C5H12 और 5 के लिए हम शब्द यूज करते हैं पेंट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन के लिए। ठीक है, यदि N का मान 6 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन, 10 के लिए डेकेन। तो इस तरीके से हम सभी जो आपके एल्केन के जो यौगिक बनते हैं उन सभी का नामकरण करते हैं। एक कार्बन के लिए देख लीजिए अच्छे से, एक कार्बन के लिए मेथेन, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 के लिए डेकेन। इस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं, 11 के लिए अनडेकेन, 12 के लिए डोडेकेन। इस तरीके से हम लोगों का जो काम है 10 तक हो जाता है, तो इतना तक कम से कम याद रखें ताकि हम आगे नामकरण में भी इसका उपयोग कर सकें। तो इसी तरह हम लोगों के साथ बने रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।